चोला को तालपत्र देने जा रहा था। वहीं दूसरी ओर विष्णु भक्त अपने हरि में मगन होकर कुंभपुरम के विष्णु मंदिर से दर्शन करके निकल रहा था, पर उसके दिमाग में अभी भी वल्लभार्यन से हुई बातचीत ही घूम रही थी। नमो नमो नारायणे नमः। इस कुंभपुरम के विष्णु मंदिर के दर्शन करने के बाद तो मन आनंदित हो गया, पर मुझे एक बात का अब भी अफसोस है। मैं उस वल्लभार्यन से शीश महल के बारे में कोई भी बात नहीं निकलवा पाया। वो बहुत तेज है, उसकी बातों से ये तक पता नहीं चल पाया कि उसने कुछ सही में सुना भी था या नहीं। ना जाने उस रात क्या क्या बातें। स्वामी, क्या आप इस पेड़ से बात कर रहे हो? नहीं बंधु, मैं पेड़ से नहीं, पेड़ के ऊपर बैठे भूत से बात कर रहा था। पर तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम जानकर क्या करेंगे? नाम जानकर मैं पेड़ के भूत को आपके घर भेजूंगा। नाम जानकर लोग और क्या करते हैं? पता नहीं, पर आपने भी तो अपना नाम नहीं बताया स्वामी। मैं तो ईश्वर का भक्त हूं। मेरा क्या नाम? और भक्त जी, आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? एक भक्त और क्या कर सकता है? बस ईश्वर को याद कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मंदिर में शांति के लिए आया था। अच्छा, मंदिर आए थे। कितनी अच्छी बात है। नमो नारायण नमो नारायण, जपो नारायण जपो नारायण। इसकी शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। अरे हाँ, ये तो वही है जिसे मैंने पिछली रात सभा के वक्त देखा था। कहीं ये हमारा ही आदमी तो नहीं है? इसे अपना गुप्त शब्द बोलकर देखता हूं। मत्स्य मृगनम। आपने क्या कहा? क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। नहीं बंधु, अभी तुमने कहा मत्स्य बम बम जैसा कुछ। मैंने खुद अपने कानों से सुना। बम बम? आप किसी वैद्य को दिखाओ स्वामी, ये बम बम क्या होता है? मुझे आपकी दशा सही नहीं लग रही है। कभी आप पेड़ से बातें करते हो तो कभी आपको आवाजें सुनाई देती है। बंधु, मेरी दशा बिल्कुल ठीक है। मैंने साफ साफ सुना मत्स्य बम बम। वाह, क्या मत्स्य बम बम बोले जा रहे हैं? स्वामी, मुझे लगता है कि आपको मछली खाना और शिव की भक्ति करना बहुत पसंद है। बम बम भोले। छी 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 छी, कैसी बात कर रहे हो मूर्ख कहीं के। मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मछली को हाथ भी नहीं लगाता, और मैं पक्का विष्णु भक्त हूं। उनके अलावा किसी को नहीं पूछता। और उस शिव का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। अरे, पर आप ही तो तब से बम बम किए जा रहे हैं। मुझे लगा आप शिव के भक्त हैं। ये कुछ तो छुपा रहा है। जब मैंने खुद सुना है इसे कुछ कहते हुए, तो ये मेरी बात को झुटला क्यों रहा है? एक काम करता हूं, मैं इससे विदा लेकर छुप जाता हूं, फिर देखता हूं कि आखिर इसकी योजना क्या है। अच्छा बंधु, मैंने ही गलत सुना होगा। अब मैं विदा लेता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, तुम्हारा भी कल्याण हो। चलता हूं। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस पर बहुत संदेह हो रहा। एक काम करता हूं, इस पेड़ पर चढ़ जाता हूं और फिर देखता हूं कि इसकी योजना क्या है। नमो नारायण। ये मेरे मोटे पेट के कारण इस पेड़ पर चढ़ना कितना कठिन हो रहा है। बस चढ़ गया। हाँ। ओह, नमो नारायण, कहीं मैं गिर ना जाऊं। और अरे, वो सैनिक तो रास्ते में रुक गया। मतलब मेरा संदेह सही था। अब जरा देखता हूं वो कहां जाता है। तो ये इसी रास्ते में लौट आया है। ओ ना हो, ये अवश्य ही किसी गुप्त योजना में लिप्त है। नमो नारायण, ये तो मेरे पेड़ की तरफ ही आ रहा है। कहीं से मैं दिख तो नहीं गया? नहीं, इसने मुझे देखा तो नहीं है, पर ये चारों दिशाओं में देखकर सुनिश्चित जरूर कर रहा है कि कोई छुपा तो नहीं है। नमो नारायण। ये भी हो सकता है कि ये किसी मित्र की प्रतीक्षा में खड़ा हो। अब तो समय ही बताएगा।
मुझे काफी देर तक इस पेड़ के ऊपर चढ़े रहना होगा। बड़ी तकलीफ हो रही है। नमो नारायण। नीचे भी नहीं उतर सकता वरना ये सैनिक मुझे देख लेगा। और तो और इसके पास तलवार है और मेरी धोती भी, नमो नारायण, मेरी धोती भी खुलती जा रही है। क्या करूं? अब ये कहां चल दिया? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। मैं उस वल्लभ आर्यन से तो कोई गुप्त बात नहीं निकलवा पाया, पर ईश्वर ने मुझे दूसरा मौका दिया है। इस आदमी के माध्यम से आज मुझे किसी षड्यंत्र का पता अवश्य लग जाएगा। बस आराम से उतरना होगा। नमो नारायण। ये क्या हो गया? आपके भक्त की तो धोती फट गई। यहां रुककर अपनी इज्जत बचाऊं या इसके पीछे जाऊं? देखो ईश्वर, तुम्हारे भरोसे मैं इसके पीछे जा रहा हूं। इस भक्त की लाज रख लेना। बहुत सावधानी से इसका पीछा करना होगा। मैं नहीं चाहता इसे मेरे यहां होने की हल्की सी भी भनक लगे। पर यह जा कहां रहा है? सामने तो एक पुराना मंदिर है जो अब खंडर हो चुका है, पर यहां इससे क्या मिलेगा? कहीं मैं व्यर्थ ही तो इस पे शक नहीं कर रहा। आगे कोई पेड़ भी नहीं है, तो मुझे इसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। लगता है कोई आ रहा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमो नारायण। कई सारे आदमी इस तरफ आ रहे हैं। ये तो मेरी उम्मीद से भी बड़ा षड्यंत्र है। मत्स्य मृगनम। मत्स्य मृगनम रविकांत। मित्रों, आज आप चोला साम्राज्य के अंत का आरंभ देखने वाले हैं। अब उन्हीं के सोने के सिक्कों से उनका विध्वंस होगा। है ना कमाल की योजना? अपनी आवाज नीचे रखो रविकांत। क्या तुम पूरे संसार को बता देना चाहते हो? यहां हमारी बात कौन सुनेगा? उल्लू, भेड़िया या बंदर? वो अगर सुन भी ले तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब तक हमारी योजना सफल नहीं हो जाती। ठीक है मित्र, तुम्हारी बात मान लेते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे थोड़ा नीचे उतरकर सुनना होगा। अरे, वो किसकी आवाज थी? चलो चलकर देखते हैं। नमो नारायण। ये क्या हो गया? दो आदमी आवाज सुनकर मेरी तरफ आ रहे हैं। नारायण, कुछ कीजिए वरना आज मेरा काम तमाम। अरे, ये तो उल्लू था। देखा, तुम बेवजह परेशान हो रहे थे। उल्लू है। वाह नारायण, आपने माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू भेजकर मेरी जान बचा ली। वो दोनों आदमी उल्लू को देखकर लौट गए। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। मैंने कहा था ना कि यहां केवल उल्लू ही हमारी बात सुन सकता है। अब इस बेचारे की क्या गलती? ये भी तो हमारी तरह रात भर जागता है। और जहां तक सोने की बात है उसके लिए तो हमारे पास राज्य की तिजोरी का खजाना है। तो ये सिक्के राज्य के खजाने से हैं, पर ये इनके पास कहां से आए? और ये इसके साथ करना क्या चाहते हैं? अब हमें बस अपनी योजना को सफल बनाने के लिए अपना काम चुपचाप करना होगा। योजना के तहत हम दो दल में बंट जाएंगे। एक दल जाएगा लंका की तरफ उस आधिराज चोला के पास, और दूसरा दल जाएगा कांची उस आदित्य चोला के पास। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों दलों को अपना काम एक ही समय पर करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी योजना असफल हो जाएगी और हम सब बुरी तरह मारे जाएंगे। अब ये बताओ, लंका कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा लंका। आप सबका उत्साह देखकर अच्छा लगा, पर जाने वाले का चुनाव अगली बैठक में होगा। और एक जरूरी बात, जो भी लंका जाएगा उसे नाव चलाना और तैरना आना अनिवार्य है, क्योंकि वहां गुप्त रूप से पहुंचने के लिए समुद्र ही एक रास्ता है। मुझे यही बताना था। अब तुम्हारी बारी है मित्र। बताओ, तुम शीश महल से क्या खबर लाए हो? रविकांत, जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया।
मैं किसी तरह नागराजन की सेना में घुस गया और मैंने वहां सबका भरोसा जीत लिया। फिर मैं नागेंद्र नागराजन के साथ शीश महल गया, जहां एक सभा बुलाई गई थी, और वहीं मुझे बहुत सारी गुप्त जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली तुम्हें? सभा में सबसे पहले नागेंद्र नागराजन ने सबको बताया कि महाराज सुंदर चोला अब बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। फिर सबने सहमति जताई कि राजकुमार आदित्य चोला महाराज सुंदर चोला का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, बल्कि राजकुमार मधुरंजन ही महाराजा बनने के लिए सही इंसान है। राजकुमार मधुरंजन बनेगा महाराजा? हाँ, और जब उस गुरुजी ने सवाल उठाया कि क्या सच में राजकुमार मधुरंजन खुद ये चाहते हैं कि वो महाराजा सुंदर चोला की जगह ले, तो नागराजन ने इस सवाल का जवाब देने के लिए खुद राजकुमार मधुरंजन को बुलाया। राजकुमार मधुरंजन के पहुंचने की कोई तो खबर नहीं थी, फिर वो वहां कैसे पहुंचे? यही नागराजन का खेल था। वो पालकी जिसके अंदर सब उनकी नई नवेली पत्नी को बैठा मान रहे थे, उसी में स्वयं राजकुमार मधुरंजन नारी के भेष में बैठे थे। एक ऐसा राजा जो नारी बन के घूमता है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि हमारी योजना अवश्य सफल होगी। सबका ध्यान ऐसी चीजों पर होगा और हम अपना काम करके निकल जाएंगे। यह सही समय है वार करने का। पर यह बताओ, तुम उस सभा में पहुंचे कैसे? अरे, उन्होंने खुद मुझे द्वार पर नजर रखने के लिए खड़ा किया था, ताकि कोई अंदर ना आ पाए। सभा चलती रही और मैं सब सुनता रहा। तुमने कुछ और भी देखा वहां? हाँ, एक आदमी था जो दीवार पर चढ़कर सभा की बातें सुनने का प्रयास कर रहा था। कौन था वो? एक मोटा सा विष्णु भक्त। फिर तुमने उसे नागराजन के हवाले नहीं किया? नहीं, मुझे लगा कि वो हम में से ही एक है जिसे तुमने वहां भेजा होगा। वो हमारा आदमी नहीं है। वो विष्णु भक्त एक खतरा है जो जगह जगह लोगों से झगड़ा मोल लेता रहता है। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास थोड़ी देर पहले हुआ। वो अभी थोड़ी देर पहले फिर मिला था। मुझे लगा वो हम में से ही एक है, इसलिए मैंने उसे हमारा गुप्त शब्द बोला, पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। तब मुझे अपनी गलती का पता चला। क्या तुम्हें उसके सामने गुप्त शब्द नहीं बोलना चाहिए था? मित्रों, मैं आप सबको बता दूं कि हमारी योजना के लिए सबसे बड़ा खतरा वो विष्णु भक्त ही है, जो अलग नाम से घूमता है। वो एक जासूस है और उसका एक ही लक्ष्य है हमारी योजना को असफल करना। वो आपको जहां मिले उसे वही मार दो। अपनी तलवार से उसका सीना छलनी कर दो, चाहे उसे जहर दे दो, और उसका जीवित रहना हमारे लिए नुकसानदायक है। वो बहुत बड़ा बहरूपिया है, उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। तो ये लोग पांड्य साम्राज्य से हैं। मतलब ये सैनिक एक गुप्तचर था जिसने शीश महल में सैनिक बनकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तभी इसने मुझे ये शब्द भी शायद इसीलिए बोला था, क्योंकि इसे लगा होगा कि मैं भी इसका साथी हूं। शायद इसने मुझे कल रात देखा होगा दीवार पर वो किसका जासूस है? पहले मुझे लगा था वो राजकुमार आदित्य चोला के लिए काम कर रहा है, पर यह झूठ निकला। अब पता चला है कि वो कुंवर मधुरंजन की मां महादेवी के लिए जासूसी करता है। नमो नारायण, इन लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है और अब ये मेरी जान के भूखे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं यहीं मौजूद हूं तो मेरा बच के निकलना नामुमकिन है। मुझे कैसे भी इनके चले जाने की प्रतीक्षा करनी होगी। अरे नहीं, मुझे जोर की छींक आ रही है, रोकना होगा इसे वरना पोल खुल जाएगी। हो गई गड़बड़। कौन है वहां? मशाल लेके आओ और देखो कोई तो है वहां। नमो नारायण, फिर से मदद करो मेरी। ये शीश महल वाला सैनिक मेरी तरफ ही आ रहा है। क्या करूं? अब तो कोई उल्लू भी नहीं है जो जान बचा सके मेरी। इस पेड़ पर पत्ते भी इतने कम हैं कि मशाल की रोशनी में सब साफ दिख जाएगा। मुझे भागना होगा यहाँ से, पर कैसे? हाँ, ये चमगादड़, ये यहाँ पेड़ पे छिपा बैठा है, ये काम आएगा मेरे। इसे मैं उस सैनिक के ऊपर फेंक कर भाग जाऊंगा जंगल में। हाँ, ये सही है। पहले इस चमगादड़ को पकड़ लूं। नमो नारायण, आ जाओ मेरे हाथों में मेरे प्यारे चमगादड़। पकड़ लिया। अब इसे फेंकता हूं। ये
मेरे चेहरे पर कुछ है। ये ही सही समय है भागने का। नमो नारायण जपो नारायण, नमो नारायण जपो नारायण, नमो नारायण जपो नारायण। वल्लभार्यन ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर वहां से बाहर तो निकल आया था, पर ज्योतिषी की कही बातों ने उसके सामने कई सवाल छोड़ दिए। आखिर वो सवाल क्या थे और ऐसी कौन सी बात थी जिसने वल्लभार्यन को बेचैन कर रखा था? इसका जवाब केवल समय के पास था या वल्लभार्यन के पास। ज्योतिष की कही बातों से मुझे बेचैनी सी हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। चोला परिवार में ही फूट पड़ चुकी है। कुंवर मधुरंजन अपने भतीजे को हटाकर महाराज बनना चाहते हैं, पर इस सब में मेरा धर्म क्या है? इस तालपत्र को महाराज सुंदर चोला तक पहुंचाने का इरादा छोड़कर सारी राजनीति से कहीं दूर भाग जाऊं, या फिर ज्योतिष के कहे अनुसार राजकुमार आदित्य चोला का साथ दूं? क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ तेजस, मुझे क्या करना चाहिए? सही कहा तेजस, राजकुमार आदित्य आखिर मुझे अपना दोस्त मानते हैं। मेरा धर्म उनका साथ देना है, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चोला वंश ने ही मेरे वानर वंश को खत्म करके ये राज सिंहासन हमसे हथियाया था। मेरे अंदर अभी भी बहुत कड़वाहट है चोला वंश के लिए, पर यह कड़वाहट भी तो लाजमी है। हर हारे हुए राजा के अंदर जीतने वाले के प्रति नफरत होती है। क्या हुआ तेजस, तुम इस तरह अपना सर क्यों हिला रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि मुझे ये सब भूलकर इस अद्भुत नज़ारे को देखना चाहिए? वैसे कह तो तुम सही रहे हो। कितना मनोहर दृश्य है। चारों तरफ सुंदर फूल और पक्षी हैं, और एक मैं हूँ जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। वैसे भी अब हर राजा भगवान राम या युधिष्ठिर तो नहीं हो सकता, और फिर उनको भी तो राज्य छोड़कर वनवास करना पड़ा था। हाँ, पता नहीं आसपास कौन सा फूल है, पर बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, और ये खुशबू तो मुझे उस कन्या की याद दिला रही है जो मेरे से पहले उस ज्योतिष के पास बैठी हुई थी। ज्योतिष ने मुझे उसका नाम तो नहीं बताया, पर उसकी आवाज़ अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। हालांकि वो दोनों ही बेहद खूबसूरत थी, पर जिस पर मेरा दिल आ गया है उसकी बात ही कुछ और थी। उसके जैसी सुंदर स्त्री मैंने पूरे चोला साम्राज्य में नहीं देखी। नहीं तेजस, वो बाकी कन्याओं से अलग है। पता है, मुझे अब हर जगह वही नजर आ रही है। इस बांस के ताने में मुझे उसकी सुराही सी गर्दन दिख रही है। इन लाल गुलाबों में मुझे उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, और इस कोयल की मधुर आवाज मुझे उसकी मीठी आवाज की याद दिला रही है। हंसो मत तेजस, बड़े बड़े शूरवीर भी प्रेम के मोह से नहीं बच पाए, तो मेरी क्या ही औकात है? और फिर मुझे केवल उसके रूप से ही नहीं, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान से भी प्रेम हो गया है। अब नागेंद्र नागराजन को ही देख लो, आज सब उन पर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि वो बुढ़ापे में अपनी रानी को हर जगह लेकर घूमते हैं, पर उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं करी। सच कहूँ तो उस जैसी कन्या मुझसे विवाह कर लेना, तो मैं भी उसे साथ लेकर ही घूमूंगा, फिर चाहे जितनी जग हंसाई हो। और जहाँ तक लोगों के हंसने की बात है, तो मुझे लगता है कि लोग तो मूर्ख होते हैं जो किसी के प्रेम पर हंसते हैं। और वैसे भी उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि पालकी में तो राजकुमार मधुरंजन साड़ी लपेटे और हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे थे। हाँ तेजस, मुझे भी समझ नहीं आता कि कुंवर मधुरंजन ऐसे क्यों घूम रहे हैं। सच में एक राजकुमार को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। क्या उन्हें लगता है कि ऐसे वो चोला साम्राज्य पर राज कर लेंगे? जब लोगों को पता चलेगा कि कुंवर मधुरंजन इस हालत में जान बचाकर घूम रहे हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। पर हमें क्या मतलब तेजस इन सब से?
हम तो उस कन्या की बात कर रहे थे। क्या तू कहना चाह रहा है कि वो कन्या कहीं देखी हुई लग रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता, पर हो भी सकता है। वो कन्या महाराज सुंदर चोला की बेटी आर्या देवी। नहीं तेजस, अगर ये सच है तो मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने राजकुमारी आर्या देवी के सामने कैसी अपमानजनक हरकत कर दी। कहाँ मैं अपने मित्र राजकुमार आदित्य चोला के कार्य के लिए निकला हूँ, और फिर उन्हीं की बहन के साथ ऐसी अभद्रता। पर वो उस ज्योतिष के पास क्यों गई होंगी बिना सैनिकों के, वो भी ऐसे मुश्किल समय में? वल्लभार्यन और तेजस नदी के किनारे चलते हुए एक सुंदर नगर पहुंच गए, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता से वल्लभार्यन के बेचैन मन को थोड़ा सुकून मिला और उसने वहां एक दिन बिताने का निर्णय लिया। तेजस, इस जगह की सुंदरता ने तो मेरा मन मोह लिया है। तुम ही देखो ना, कितना मनमोहक नज़ारा है, और हवा भी कितनी अच्छी चल रही है। जी तो चाहता है यहाँ इस पेड़ के नीचे सो जाऊं। एक काम करते हैं तेजस, हम लोग तंजावुर के लिए अब कल सुबह ही निकलते हैं। वैसे भी शाम होने वाली है, आज रात भर यहाँ आराम कर लेते हैं। क्या बोलते हो? मैं आलस नहीं कर रहा हूँ तेजस, तुम मुझे आलसी बोलना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। हमें ये भी तो नहीं पता कि तालपत्र देने के लिए हम किले के अंदर घुस भी पाएंगे या नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि नागराजन भाइयों ने किले पर कब्जा कर रखा है और महाराज सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह रह रहे हैं वहाँ। हमें बहुत चालाकी और एक योजना के तहत आगे बढ़ना होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम पानी पियो, मैं तब तक तुम्हारे और अपने लिए खाने का कुछ प्रबंध करता हूँ। दिखने में तो ये नगर बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग भी इतने सुंदर होंगे। पेट में भूख दस्तक दे रही है, पहले इसका इलाज करना होगा। देखता हूँ इस सुंदर से नगर में खाने के लिए क्या मिलता है। ये क्या है? ये तो वही पालकी है जो मैंने शीश महल में देखी थी, पर ये यहाँ कैसे पहुंची? ये अवश्य दूसरे रास्ते से आए हैं और अब तंजावुर किले की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है नागेंद्र नागराजन इनके साथ नहीं है। मेरे पास यही अवसर है कुंवर मधुरंजन से मिलने का। अगर मैंने अपना दिमाग चलाकर किसी न किसी तरह उनसे एक बार बात कर ली तो मैं राजमहल में घुसने का भी तरीका ढूंढ लूंगा। बस मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। ये तो रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसे तो ये धीरे धीरे इस नगर की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। मुझे भी वापस तेजस के पास जाना होगा। तेजस, यहाँ रुकने का विचार छोड़ना होगा और अभी तंजावुर की तरफ बढ़ना होगा। हाँ, मुझे पता है कि तुमने पहले ही कहा था। अब चले यहाँ से। अब चलो तेजस, वहाँ राजकुमार मधुरंजन का कारवां आगे निकल रहा होगा। क्या हुआ तेजस, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तेजस, क्या कहा? पहले मैं तुमसे माफी मांगूं और कहूं कि तुम सही कह रहे थे और मैं गलत? तुम्हें आज ही ये नाटक करना है क्या? हाँ, वहां वो पालकी निकल जाएगी। ठीक है, तुम सही थे और मैं गलत। मुझे माफ कर दो। खुश? अब चलो। वो रहा कारवां। भगवान का शुक्र है कि हम ज्यादा पीछे नहीं रह गए, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब हमें आराम से लोगों के पीछे पीछे चलना है और इंतजार करना है कि एक ऐसे अवसर का जब पालकी रुके और राजकुमार बाहर निकले। चलो अब अपनी रफ्तार धीमी करो। ये सुंदर नगर तो निकलता ही जा रहा है। अभी के लिए इससे विदा लेनी होगी, पर महाराज सुंदर चोला को तालपत्र देकर हम वापस यहाँ आएंगे और कुछ समय यहाँ बिताकर ही जाएंगे। तेजस, ये कारवां तो रुक ही नहीं रहा है। ऐसे तो हम तंजावुर तक पहुँच जाएंगे। कुछ भी करके मुझे राजकुमार मधुरंजन को पालकी से बाहर निकालना होगा।
उनसे मीठी बातें करके अगर उनका भरोसा मैंने पा लिया तो मेरा तंजावुर किले के अंदर घुसने का रास्ता साफ हो जाएगा। अरे, एक सिपाही कारवां से अलग होकर मेरी तरफ ही आ रहा है। इसे देखकर तो लग रहा है कि इसे अवश्य मुझ पर शक हो गया है। सुनो, तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? और मैं तो आपका पीछा नहीं कर रहा। मैं तो तंजावुर जा रहा हूँ। यही रास्ता है ना तंजावुर जाने का? हाँ, पर यह रास्ता महत्वपूर्ण लोगों के लिए है, आम जनता के लिए अलग रास्ता है। अरे, मैं आम नहीं हूँ। क्या मतलब? अरे, मेरा मतलब है मैं आम आदमी नहीं, एक महत्वपूर्ण आदमी हूँ। अच्छा, कौन हो तुम? कोई राजदूत हो? नहीं, मेरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या काम है तुम्हें तंजावुर में? वो मेरे चाचा बहुत बीमार हैं, बस आखिरी सांसें गिन रहे हैं। शीघ्र नहीं पहुंचा तो आखिरी बार उनका मुंह भी नहीं देख पाऊंगा। तुम्हारे चाचा कौन है? राजमहल में काम करते हैं क्या? नहीं, वो तो छोटा सा भोजनालय चलाते हैं, पर अब बेचारे अपने आखिरी समय में मुझे याद कर रहे होंगे। तब तो फिर तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। हमारे पीछे क्यों चल रहे हो? मेरा घोड़ा चलते चलते थक चुका है, वरना मैं पीछे क्यों रहता? मुझे क्या मिलेगा आपके पीछे चल के? मुझे जल्दी से जल्दी इससे दूर जाना होगा। कारवां आगे निकल चुका है, तंजावुर का किला भी आने वाला है। यहाँ खड़ा रहना तो ये सवाल पूछ पूछ के मेरा समय नष्ट कर देगा। वैसे भी मेरे पास झूठ खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा बंधु, मेरा घोड़ा बहुत आराम कर चुका है, अब मैं निकलता हूँ। जाओ, पर हमारे कारवां से दूर रहना। तुम्हारे कारवां से दूर कैसे रहूं? दूरी से मेरा काम कैसे होगा? यही मौका है, पालकी सामने है। मुझे किसी तरह राजकुमार मधुरंजन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना होगा ताकि उनकी पालकी रुके और फिर मैं उनसे मिल सकूं। अरे, ये तो पालकी के करीब जा रहा है। अरे रोक, कहाँ जा रहा है? पालकी से दूर हो जा। महाराज सुनिए महाराज, आपके सैनिक मुझ पर हमला कर रहे हैं। कोई इस बेचारे आम आदमी की मदद करो। राजकुमार देखिए, आपके सैनिक। कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? वल्लभार्यन अभी कारवां के करीब पहुंचा ही था कि उसने राजकुमार मधुरंजन का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पालकी के अंदर स्वयं नागेंद्र नागराजन की पत्नी नंदिनी बैठी हुई थी। हाँ, ये तो स्वयं नागेंद्र नागराजन की पत्नी देवी नंदिनी है। कुछ पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो। हाँ, ये मुझे क्या हो गया? मैं अपने तेजस से कैसे गिर गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो ये सोचकर पालकी रुकवाई थी कि राजकुमार मधुरंजन बैठे होंगे पालकी में, पर ये तो नागेंद्र नागराजन की पत्नी नंदिनी देवी है। अब मैं क्या करूं, क्या कहूं? मेरी जुबानी नहीं खुल रही है। कुछ तो बोलो वल्लभार्यन। अरे कम से कम प्रणाम ही कर दे मूर्ख। देवी नंदिनी के चेहरे को ऐसे घूर कर देखना बंद कर और कुछ कह। अरे गधे, अब मुस्कुराने क्यों लगा? आज तेरी जान जाएगी। इनके ये सैनिक तेरा गला काटेंगे आज। सुंदर स्त्री देखी नहीं कि फिसल गया। अरे अब तो बोल, वो सैनिक भी पास आ चुका है और अब तुम्हें पकड़ के ये यहाँ से दूर लेकर चले जाएंगे। बोल वल्लभार्यन, बोल। राजमाता नंदिनी जिंदाबाद। सत्यानाश, ये क्या कर दिया वल्लभार्यन तूने? यही बोलना था तुझे? हाँ, अब तो यही बेहतर है कि ये सैनिक मुझे पकड़ के यहाँ से ले जाए। मैं अब किस मुंह से देवी नंदिनी से नजरें भी मिला पाऊंगा? राजमाता? तो तुम्हें मैं राजमाता लगती हूँ? मुझे आज से पहले किसी ने ये नहीं कहा था। ओफ, ये मधुर आवाज। जी तो चाहता है कि इन्हीं में लिप्त होकर अभी के अभी नहीं 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 नहीं, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। माफ कीजिएगा देवी नंदिनी, आपकी सुंदरता देखकर मेरे शब्द कब मुझे धोखा दे गए, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, वैसे तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। सवाल? कैसा सवाल? कुछ नहीं, सैनिक को ले जाओ इसे और इसकी जुबान काट देना
ताकि अगली बार किसी भी पालकी को ऐसे बेवजह रोकने से पहले ये 1000 बार सोचे। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, एक क्षण रुको तो सही। देवी नंदिनी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। तो तुम्हें मेरा सवाल याद आ गया? अच्छी बात है। सैनिकों, छोड़ दो इसे, कहने दो इसे जो भी कहना है। बाप रे बाप, जान में जान आई, वरना आज तो मौत लिखी थी मेरी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। तो तुम्हें यही कहना था? अब नहीं नहीं देवी नंदिनी, वो बात ये थी कि हाँ, ये देखिए ना देवी देवी, देखिए आपके सैनिकों ने मेरे घोड़े को कितना मारा है, बेचारा डर गया है। अच्छा, इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि ये डरा हुआ है। देवी, ये तो बेजुबान जानवर है, अपनी व्यथा कैसे बताएगा? और वैसे भी आपकी एक झलक देखने के बाद जानवर क्या, स्वयं भगवान भी अपनी सारी पीड़ा भूल जाएंगे। अच्छा, तो तुमने मुझसे हंसी मजाक करने के लिए पालकी रुकवाई थी? अपने आने का कारण अति शीघ्र बताओ, वरना तुम्हारी जबान नहीं पूरी गर्दन उड़वा दूंगी। ये क्या, ये तो एकदम नाराज हो गई हैं। मुझे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा, वरना आज यही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हाँ, एक जबरदस्त विचार आया है। देवी नंदिनी, मुझे विष्णु भक्त ने भेजा है। उसने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है, इसलिए मैंने ऐसी गुस्ताखी की जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब ये क्या सोच रही हैं? इसके चेहरे से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तंजावुर किले में घुसने का एकमात्र रास्ता यही है। ऐसी बातें बीच रास्ते में नहीं की जाती हैं। एक काम करो, शाम को किले के अंदर आकर मुझसे मिलो, इस बारे में तब बात करते हैं। पर देवी, मैं महल के अंदर कैसे प्रवेश करूंगा? सैनिक तो मुझे किले में भी नहीं घुसने देंगे। ये अंगूठी लो, इसे प्रवेश द्वार पर दिखा देना, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, हमारे कारवां को कुछ दूर निकल जाने दो, फिर इस रास्ते पर आना। जी, जो आज्ञा देवी नंदिनी। अद्भुत, कमाल कर दिया वल्लभ आर्यन तूने तो। ये अंगूठी नहीं, महल के अंदर जाने की चाबी है। तो आखिरकार वल्लभार्यन तंजावुर पहुंच गया। वही तंजावुर जहां उसे महाराज सुंदर चोला को वो तालपत्र देना था, पर वहां उसकी मुलाकात किसी और से भी होने वाली थी। इतने दिन जंगलों में चलने के बाद इस बड़े नगर की भव्यता मुझे व्याकुल कर रही है। मन कर रहा है कि रुककर यहाँ के लोगों के जीवन को ध्यान से देखूं, पर पहले मुझे अपने कार्य को पूर्ण करना है। किले की तरफ चलता हूं। किले की दीवार पे तो बहुत भीड़ है, लगता है लोग कुछ देखने के लिए रुके हुए हैं। इस फूल की टोकरी ले जाते लड़के से पूछता हूं, मित्र, यहाँ इतनी भीड़ क्यों खड़ी है? तुम्हें नहीं पता? कहीं बाहर के लगते हो। हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे लगा ही था। अरे ये भीड़ नागराजन सेना को देखने के लिए खड़ी है। देखो, अब किले का दरवाजा खुलेगा और सेना अंदर आएगी, फिर उत्पात मचेगा। सबसे पहले 2 घुड़सवार झंडे लेकर निकलेंगे, फिर एक सांड पर 2 बड़े ढोल और फिर उनके पीछे हजारों वीरों की सेना। ये द्वार क्यों बंद हो गया? अब द्वार कल ही खुलेगा। सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले के अंदर घुसने की अनुमति नहीं है। ये तो दिक्कत हो गई। मैं कैसे अंदर घुसूं? अंगूठी का इस्तेमाल करूं क्या? नहीं नहीं, अभी उस अंगूठी का इस्तेमाल करना खुद पर शक पैदा करने का काम करेगा। मुझे कल सुबह कोशिश करनी चाहिए, पर अभी खाने और सोने का इंतजाम करना पड़ेगा। बेचारा तेजस भी चलते चलते थक चुका है। हाँ, एक तरीका है।
मित्र, मैं तुमसे एक बात तो पूछना भूल ही गया। तुम ये खाली टोकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं जा नहीं रहा, बल्कि मंदिर में फूल चढ़ा के घर लौट रहा हूँ। अच्छा, वैसे मित्र, क्या तुम्हें यहाँ रात बिताने का कोई स्थान पता है? ये तंजावुर है, यहाँ धर्मशालाओं की कमी नहीं है, पर आप चाहो तो। अच्छा, सबसे पहले तो तुम अपना नाम बताओ। चंद्रमोहन। और तुम्हारा? मैं हूँ वल्लभ आर्यन। वैसे चंद्रमोहन, तुम मुझे अपने घर ले जाना चाह रहे हो ना? आपको कैसे पता चला? मैं किसी ज्योतिष से कम नहीं हूँ, मन की बात जान लेता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से थोड़ा आगे एक फूलों का बागान है, मैं वहीं रहता हूँ। फिर तो बहुत आनंद आएगा। फूलों की खुशबू से पूरा घर महकता होगा। यहाँ के शोरगुल से दूर बहुत प्यारी नींद आएगी। बिल्कुल, आ जाओ मेरे साथ। हाँ बिल्कुल। मित्र, मुझे फूलों की खुशबू आनी शुरू हो गई है। लगता है जिस बागान की तुमने बात की थी वो आ गया है। हाँ, देखो वो सारा बागान है। इसमें 50 तरह के गुलाब खिलते हैं और सूरजमुखी से रात रानी तक हर तरह के फूल हैं। और वहाँ वो देख रहे हो, पेड़ के बगल में जो घर है वो हमारा घर है। तुम तो किस्मत के धनी हो जो इतनी सुंदर जगह रहते हो। ये जो दरवाजे पर खड़ी हैं, जरूर चंद्रमोहन की माताजी हैं। माँ, ये वल्लभ आर्यन है, बहुत दूर से आए हैं। आज रात हमारे साथ यहीं रुकेंगे। बहुत भूखे हैं, जल्दी से भोजन लगा दीजिए ना। आओ मित्र, बैठो। आज तुम्हें माँ के हाथों का स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। वैसे चंद्रमोहन, कुंवर मधुरंजन भी इसी किले में रहते हैं ना? हाँ हाँ, पर वो महल से कम ही बाहर निकलते हैं। पूरा दिन बस भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। तुम्हें पता है मित्र कि राजकुमार मधुरंजन का विवाह नागेंद्र नागराजन के भाई की बेटी से हुआ है। नहीं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, महाराज सुंदर चोला की खराब तबीयत की वजह से शादी का समारोह गुप्त ही रखा गया था। ये तो बड़ी गुप्त जानकारी है, जिसका पता कम ही लोगों को होगा। मुझे लगा ही था कि ये लड़का मुझे काफी जानकारी दे सकता है। मेरा यहाँ आना सफल रहा। मित्र, मेरा भोजन हो गया। तुम मेरा एक काम और कर देना। हाँ हाँ, बताओ। कृपया मेरे घोड़े तेजस को भी और कुछ खाने के लिए दे देना। मैं अभी दे के आता हूँ। अब सोने की तैयारी करता हूँ। कल का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। एक लंबी यात्रा के बाद वल्लभार्यन को चंद्रमोहन के घर पर पेट भर के भोजन और सोने के लिए बिस्तर नसीब हुआ, तो उसने रात को चैन की नींद ली। जिसके बाद उसे सुबह किले में पहुंचकर वो महत्वपूर्ण काम करना था जिसके लिए वो इतनी लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचा था। कल रात तो जमकर नींद आई है। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद इतने चैन से सोया हूं। यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे समय रुक गया हो। मध्यम सी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कोई प्यार से सिर को सहला रहा हो। ये तो चंद्रमोहन की आवाज है। कितनी मधुर आवाज है। सुबह सुबह उठकर फूल तोड़ रहा है, फिर मंदिर जाकर देवता के चरणों में इन फूलों को चढ़ाएगा। कितना साधारण जीवन है इसका, पर इस साधारण जीवन का जो आनंद है वो राजमहल में कभी नहीं मिल सकता। ना कोई छल कपट, ना ही तलवार लेकर युद्ध पर जाना। काश मैं भी सब कुछ छोड़कर ऐसा ही जीवन जी सकता। लेकिन अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो फिर इस तालपत्र को महाराज सुंदर चोला तक कौन लेकर जाएगा?
चंद्रमोहन जैसे अच्छे नागरिक को भी रक्षा की आवश्यकता है, उन पापी पाखंडी चोर उचक्कों से जो हमेशा खून के प्यासे रहते हैं, जिनके लोभ ने इस सुंदर धरती का नाश कर दिया है। ऐसे लोगों को काबू में रखने के लिए ही सरकार होती है, सेनापति होते हैं जो राज्य की रक्षा करते हैं, न्याय व्यवस्था बना के रखते हैं, ताकि चंद्रमोहन जैसे अच्छे नागरिक अपना जीवन आनंद से जी सकें। वल्लभार्यन, आप जल्दी से स्नान कर लीजिए, फिर हमें तंजावुर किले की ओर निकलना है। हाँ मित्र, मैं अपने विचारों में कुछ ज्यादा ही खो गया था। अब स्नान कर लिया जाए। हाँ, कितना शीतल जल है। स्नान घर में भी गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। कितने दिनों की थकान मिट रही है इस जल से। ऐसा लग रहा है जैसे थकान सिर पे बैठी हुई थी, धीरे धीरे पानी के साथ गिरती हुई पैर के रास्ते निकल गई। सुनो, अगर तुम्हारा स्नान हो गया हो तो बाहर आकर भोजन कर लो, फिर चलते हैं। हाँ हाँ, बस आ गया। मेरी बात मानो तो अपने घोड़े को आज आराम दे दो, वो बहुत थका हुआ लग रहा है। तुमने सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस कितना भी थका हो, मेरे साथ चलने को कभी मना नहीं करेगा, पर उसके साथ चुपचाप महल में घुसना आसान नहीं होगा, इसीलिए आज उसे आराम देना ही सही है। चलो फिर भोजन करके निकलते हैं। तो भोजन करने के बाद वल्लभार्यन अपने घोड़े तेजस को चंद्रमोहन के घर छोड़कर किले के लिए निकल पड़ा। वास्तव में वल्लभार्यन जितना इस नगर की सुंदरता देखकर चकित था, उतना ही चंद्रमोहन के साधारण जीवन को देखकर प्रभावित भी था। मित्र चंद्रमोहन, तुम्हारा अपनी माँ के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है? है ना, एक मामा है जो बहुत दूर रहते हैं यहाँ से। वो और उनके बच्चे वहां मंदिर का रख रखाव करते हैं। उनका एक लड़का है और एक लड़की जो क्या? कुछ नहीं, बस ये समझ लो कि ईश्वर ने उसे बहुत सुरीली आवाज दी है। तुमसे भी सुरीली? अरे मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसकी आवाज जैसे कोयल, मतलब मैं उसके सामने कर्कश हूँ। जब सागरिका गाती है तो उसे सुनने के लिए जैसे हवाएं भी थम जाती हैं। ओह, तो उसका नाम सागरिका है? हाँ, पर केवल उसकी आवाज ही सुंदर नहीं है, बल्कि हाँ, वो रूपसी भी होगी, तभी तुम उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो। रूपसी तो वो ऐसी है कि चंद्रमा भी उसे देखकर जल उठे। फिर तो वो तुम्हारे लिए योग्य वधू बनेगी। वैसे भी तुम उनके जानने वालों में हो। पर मैं उसके योग्य नहीं हूँ मित्र। अगर आज भी स्वयंवर प्रथा होती तो सारे के सारे 56 राजा उससे विवाह के लिए भागे चले आते। बल्कि क्या पता देवलोक से कुछ देवता भी उसे एक बार देखने पहुंच जाते। पर अब स्वयंवर का समय तो रहा नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम स्वयं उससे विवाह नहीं करना चाहते? असंभव। मित्र वल्लभार्यन, अगर भगवान शिव मुझसे पूछें कि कैलाश पर्वत पर उनके साथ चलोगे या सागरिका के साथ विवाह करोगे, तो भी मैं सागरिका के लिए ही हाँ कहूंगा। तो फिर परेशानी क्या है? तुम जाके उसका हाथ मांगो उसके पिता से। ज्यादा सोच विचार मत करो कि तुम उसके योग्य हो या नहीं। तुम्हें क्या लगता है बूढ़े नागेंद्र नागराजन अपनी रूपवान पत्नी के योग्य हैं? उन्होंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि सागरिका को तुमसे अच्छा वर पूरे चोला साम्राज्य में नहीं मिल सकता। मित्र, आप नागेंद्र नागराजन की बातें ना करें। वो लोग राज्य चलाते हैं और उनका नाम अनावश्यक लेना खतरा मोल लेने से कम नहीं है। चंद्रमोहन, तुम्हारी बातों से तो मुझे भय हो जाता है। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। दोनों नागराजन भाई चोला साम्राज्य में सबसे ताकतवर हैं। उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। महाराज सुंदर चोला को भी नहीं? वो तो अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। अगर नागराजन भाई उनके चारों तरफ एक रेखा खींच दे तो वो उसे लक्ष्मण रेखा मान के लांघने की कोशिश भी नहीं करेंगे। नागराजन भाइयों के सामने वो अपने बेटों की भी नहीं सुनते हैं। फिर तो उनका राज परिवार पर गहरा प्रभाव है। पर 2 साल पहले तो वो इतने ताकतवर नहीं थे। नहीं, ये सब तब शुरू हुआ जब महाराजा चोला तंजावुर किले में रहने आए। उसके बाद से तो नागराजन भाइयों के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई बचा ही नहीं है।
राजमहल में भी सब उनसे डरते हैं। पर महाराज सुंदर चोला सहस्त्रपुरम से तंजावुर क्यों चले आए? तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? कुछ अफवाहें तो उड़ती उड़ती जरूर सुनी है मैंने। कैसी अफवाहें? कहते हैं कि 3 साल पहले जब चोला सेना ने वीर पांड्या को हराया था, तब पांड्य साम्राज्य के राजा ना केवल युद्ध हारे थे बल्कि बुरी तरह मौत के घाट भी उतार दिए गए थे। उसके बाद सुनने में यह आया कि चोला सेना ने पांड्य राज्य में बहुत तबाही मचाई और जीत के बाद मदुराई भी चोला राज्य का हिस्सा बन गया। पर कुछ राज्य जो पांड्य राज्य के समर्थक थे, उन्होंने बदला लेने की ठानी। बदला? फिर क्या हुआ? बस ये खबर नागराजन भाइयों को मिल गई और उन्होंने इसी डर से महाराजा चोला को तंजावुर किले में बुला लिया। कहते हैं तंजावुर किला बाकी सभी किलों से ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ राज्य के सबसे बहादुर और बलशाली योद्धा सुरक्षा करने के लिए हैं और राज्य वैद्य ने भी यहाँ की हवा पानी को महाराज की सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद बताया है। यही तो बात है। सब कहते हैं कि महाराज की सेहत खराब है, पर बीमारी क्या है कोई नहीं जानता। मुझे पता है, महाराजा के दोनों पांव में लकवा मार चुका है। वो अब कहीं जा नहीं सकते और ना ही नागराजन भाइयों की करतूतों को पकड़ सकते हैं। और तो और महाराज अब ना तो घोड़े की सवारी कर सकते हैं और ना ही हाथी पर बैठ सकते हैं। उनको लाने ले जाने के लिए पालकी ही इस्तेमाल की जाती है। शायद इसलिए वो कहीं आते जाते नहीं हैं और तंजावुर किले के अंदर ही अपने बचे हुए दिन काट रहे हैं। और अब तो सुनने में ये भी आया है कि... क्या सुनने में आया है? यही कि महाराजा धीरे धीरे पागल भी होते जा रहे हैं। कैसी दुर्दशा हो गई है? समय ऐसा चल रहा है कि महाराज के प्रति इतनी दया दिखाने के लिए भी तुम्हारे ऊपर नागराजन भाइयों द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। नागराजन ये दोनों भाई जहां जाते हैं तबाही ही लाते हैं। इन्होंने पूरे चोला साम्राज्य को अपाहिज बना दिया है। चाहे वो कितने भी बड़े शूरवीर हो, पर महाराज सुंदर चोला को पूरे राज्य की कमान उनके हाथ में नहीं देनी चाहिए थी। इतनी ताकत किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। और फिर तो ये दोनों पहले से ही शैतान हैं। महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लगता है अब सब मेरे ही ऊपर है। मेरे महाराज से मिलने और उन्हें पूरे षड्यंत्र के बारे में बताना बहुत आवश्यक हो गया है। अरे वल्लभार्यन, कहाँ खो गए? ये देखो तुम्हारा तंजावुर किला आ गया। यहीं तो जाना है ना तुम्हें? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, मैं अपना कार्य खत्म करके तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। अब शुरू होगी असली परीक्षा। चलो वल्लभार्यन, अपना कार्य पूरा करने का वक्त आ चुका है। मैं 2 तालपत्र लेकर निकला था। आज उनमें से एक महाराज को देकर आधा काम खत्म हो जाएगा और बाकी का आधा तो राजकुमारी आर्या देवी को ढूंढने पर होगा। खैर, अभी पहला लक्ष्य पूरा किया जाए। तो वल्लभार्यन सुबह